बीकानेर जाएंगे पीएम मोदी। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि, तमाम कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने किया भावुक पोस्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले सीएम धामी, बोले देश को होगा बड़ा फायदा, जनता भी देश में एक बार चुनाव चाहती है। भारी बारिश से जनजीवन पर असर, कई जगहों पर जल भराव, कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बीकानेर जिले का दौरा करेंगे, जहां वो 26,000 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत देशनोक में प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन से करेंगे। इसके बाद वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर से मुंबई के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी बीकानेर जिले के पलना में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पूरे देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में विकसित किए गए 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों को 1,100 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक के साथ पुनः विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो सुबह करीब 11:30 बजे बीकानेर में 100 से अधिक अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिससे यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सकेगा। पश्चिमी राजस्थान की सीमा के जो एयरबेस थे, उन पे जो ड्रोन पाकिस्तान ने गिराने के प्रयास किए, ड्रोन के माध्यम से हमले करने के प्रयास किए, उसमें नाल एयर बेस का भी जिक्र आपने मीडिया में सुना होगा। और ये स्थान इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद वो देशनोक जाएंगे। करणी माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहीं देशनोक में ही मंदिर के पास ही रेलवे स्टेशन है, जिसका विकास हुआ है। 14 करोड़ 10 लाख रुपए लगे हैं, यात्रियों की सुविधा बढ़े, सुरक्षा बढ़े, इसके लिए। ऐसे ही रेलवे स्टेशन 103 और देश में 18 राज्यों में जिनमें विकास हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे वहीं से, ठीक है। उसके बाद वो पलाना में आएंगे। पलाना में एक जनसभा होगी और वहां से जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो इसकी गूंज देश और दुनिया में सब जगह जाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर मोदी, खरगे समेत तमाम नेताओं ने दिल्ली में वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी कांग्रेस के सभी संगठन और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। राजीव गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश पर जब भी कोई संकट आया, राजीव गांधी जी ने उस कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया, तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है, उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फायदा आज हमें मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। आज किसी भी नवोदय स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए जो
शिक्षा का स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी जी ने कार्य किया और नवोदय स्कूल्स के रूप में सामने आए और आज नवोदय स्कूल से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर बैठे। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं की सोच थे, उस सोच का लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश में भी राजीव गांधी जी के नाम से कई स्कूल कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज 21 मई है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस। हम सब उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो, सूचना क्रांति उन्होंने की, उन्हें हम पुनः सब नमन करते हैं। आज दिल्ली में राहुल जी साथ मीटिंग है, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक राष्ट्र और एक चुनाव के संबंध में गठित संयुक्त समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद करता हूं। जेपीसी के जितने भी सदस्य यहां पहुंचे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सामने चुनाव में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई है और एक देश एक चुनाव होने के बाद बहुत बड़ा लाभ देश को होने वाला है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र का एक उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। 1967 तक लगातार इस प्रकार से चुनाव होते रहे हैं। हमने पहले भी इस पर बैठकें की हैं और जनता भी चाहती है कि देश में एक बार चुनाव होना चाहिए। इससे संसाधन बचेंगे और उन्होंने कहा कि बार बार आचार संहिता लगने से विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप देखते हैं कि 1967 तक तो 15 साल तक तो एक साथ चुनाव हुए। क्या उस समय देश में अराजकता थी? अभी भी कई राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, 5, 6, 7 राज्य साथ जुड़ते हैं। उनमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो राज्य बड़े खुश हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा चुनाव अलग कर दो। देश में ये कभी आवाज नहीं उठी कि जो 7 चुनाव हो रहे हैं अभी उनको अलग अलग कर दो। तो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उस आर्गुमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि देश में विपक्ष भी हैं, डेमोक्रेसी में सब तरह के लोग होते हैं, तो विपक्ष का जो हम भी चाहते हैं कि वो आर्गुमेंट देवें। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने में सबसे बड़ा फायदा जो मैं एक और बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसको हम नहीं बदल सकते, डेमोक्रेसी देश में रहेगी। लेकिन डेमोक्रेसी अगर सही मायने में अगर डेमोक्रेसी मजबूत बनाना है तो एक साथ चुनाव करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि वोटर का पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है। मुंबई और उसके उपनगरों के कई इलाकों में बीती शाम को आंधी और बिजली के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल भराव हो गया। बेमौसम बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार महानगर में एक पेड़ गिरने और एक शॉर्ट सर्किट की घटना हुई। इस बीच मौसम विभाग ने शहर के विभिन्न इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में आज से 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। IMD ने अगले कुछ दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में और ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के पवई जैसे इलाकों में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। फिलहाल भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित नारायणपुर बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। सूत्रों की माने तो इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू ढेर हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बता दें कि 70 वर्षीय बसवा राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों के जवानों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए हैं। वहीं इस दौरान एक जवान भी घायल हुआ है, जबकि एक सहयोगी शहीद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्रे गुट्टा ऑपरेशन की जानकारी दी थी, जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित कर्रे गुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल थे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार मंचों से इस बात को दोहराया है कि 26 मार्च 2031 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और सुरक्षा बल उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की विचारधारा को दुनिया के देशों तक पहुंचाने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस डेलीगेशन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया जाएगा। डेलीगेशन में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा सांसद ब्रजलाल, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंग जोशी शामिल होंगे। बता दें कि आज 2 भारतीय प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ, जिनका नेतृत्व जेडीयू के संजय झा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। दूसरा दल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में रवाना हुआ। यह दल यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया की यात्रा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व सांसद एस आलूवालिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। उसका तो कुछ बचा नहीं। डेलीगेशन जो आज रहा, हम निकल रहे हैं, जापान जाएंगे, जापान से कोरिया, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 5 देशों में हम जा रहे हैं। सांसदों का ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, और वहाँ ये हमारा जो काम है, वहाँ जा करके पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की है वो हमारे देश में तमाम बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं करता रहा, लेकिन इसका जवाब देना शुरू हुआ 2016 जब उरी में किया इन्होंने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में किया, पहलगाम पर 40 सीआरपी जवान मारे, तो हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। और अब हम सोचते थे ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं, और 22 अप्रैल को हमारे 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, हम करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया।
भारत का साफ स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनके सिविलियन पर मुझे हमला नहीं करना है। हम केवल आतंकवादियों का करेंगे जो हमारे यहाँ ये तबाही मचाते हैं, और हमने किया। 9 उनके बेसेज आतंकवादियों के बर्बाद कर दिए। लेकिन जैसा अपेक्षा थी, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविलियंस, कश्मीर में तो हमारे एक IAS अफसर मारे गए, और इसके अलावा हमारे बेसेज पर प्रयास किया, उसको हमारे आकाश, ब्रह्मोस और उसके बाद S-400 ने नाकाम कर दिया। तो ये जो है हमारा अभी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे, और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके वहां के राजनयिकों के साथ, वहां के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे, और पाकिस्तान, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो अटैक कैसे हुआ, और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था, और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे, और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान LG सिन्हा ने कहा कि आज दुनिया जानती है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। दुश्मन ने 3 दिनों के भीतर घुटनों के बल गिरकर बाहर से संपर्क करना शुरू कर दिया। आपकी वीरता और साहस पर पूरा देश गर्व करता है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे, और हमारा पड़ोसी आतंकवाद को पालने के लिए कर्ज लेता है। उपराज्यपाल सैनिकों से मुलाकात करने के अलावा पुंछ के गुरुद्वारा नंगली साहिब भी गए और वहां प्रार्थना की। LG ने मंगलवार को राजभवन में एकीकृत कमांड की बैठक भी बुलाई। बता दें कि पहले 17 मई को भी उन्होंने कुपवाड़ा जाकर पाकिस्तान की गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन किया था। उनका कहना था कि सरकार पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने के लिए केंद्र से मदद मांगने की योजना बना रही है। केवल भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है, उसकी गौरव गाथा गाई जा रही है। आपने 6-7 की रात से जो काम शुरू किया, जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया जो बर्बर आतंकी हमला निर्दोष नागरिकों पर 22 अप्रैल को हुआ बैसरम घाटी पहलगाम में, उसके बाद ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद और उसको प्रश्रय देने वाले उनके आकाओं को सबक सिखाइए। हम सब जानते हैं कि कभी भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद मैं समझता हूं कि पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा जबरदस्त आक्रोश था, और इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आतंकवादी कैंपों को, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाई जाए। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया सिंदूर के नाम से, तो ये ध्यान रखा गया कि टेरर कैंप्स के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या सिविलियंस हो, इनको टारगेट हम नहीं करेंगे। आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया, सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, और उसके बाद
पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना। और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया, मैं कह सकता हूं कि वहां तबाही ज्यादा हुई है, मंजर तबाही का उन लोगों ने देखा है। हमारे यहाँ भी सिविलियन कई हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं, हमारे कुछ सेना के बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं। केवल भारत। बड़ी खबरों में आज की बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।